हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार बता दीजिए मेरे को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो इफ़ माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके टू एवरीवन, सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मार्केट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक बार उसका फटाफट क्विक रिकैप देखकर फिर हम लोग उनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आज के लिए आज आपके लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ले आया हूँ। विल ऑल्सो गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, है ना, उनको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कुछ पॉइंट्स। आपको याद हो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट हमने देखे थे। मतलब ओलिगोपोली के ही कुछ स्पेशल फीचर्स को यूज़ करके ये आपको कुछ जो है डिफरेंशिएशन आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो उसके बेसिस पर ये यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। जैसे पहला है ओपन वर्सेस क्लोज ओलिगोपोली मार्केट। ओपन या क्लोज ओलिगोपोली मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एंट्री और एग्जिट कि एंट्री कितनी आसानी से मिल रही है। तो ओपन ओलिगोपोली मार्केट क्या होगा? एक ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जिसमें एंट्री आसानी से हो जाती है। जो बंदा है जो बेसिकली जो कंपनीज है, जो फर्म्स हैं, वो इजीली इंटर कर सकते हैं, आसानी से अपना काम शुरू कर सकती हैं, ज़्यादा एंट्री बैरियर्स नहीं होंगे। तो वो होगा फ्री या फिर ओपन, उसको हम ओपन ओलिगोपोली मार्केट या फिर खुली हुई जो है अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार कहेंगे। क्लोज ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है? वहाँ पर एंट्री बैरियर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पर आप आसानी से जो है अपना काम नहीं शुरू कर सकते। ठीक। दूसरा है पार्शियल वर्सेस फुल ओलिगोपोली मार्केट। पार्शियल ओलिगोपोली मार्केट या आंशिक अल्पाधिकार बाजार को हम क्या कहेंगे? जो पार्शियल ओलिगोपोली मार्केट होगा उसमें कोई कंपनी ऐसी होगी जिसका डोमिनेंस होगा मार्केट में। कहने को तो फ्यू फर्म्स हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी होगी जिसका वहाँ पर डोमिनेंस होगा, जिसका वहाँ पर क्या होगा? वर्चस्व होगा। और वो कंपनी जो है बाकी सभी कंपनियों को डोमिनेट करेगी। वो कंपनी अगर प्राइस बढ़ाएगी तो भाई सबको कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा। वो प्राइस कम करेगी, कहीं ना कहीं सबको प्राइस कम करना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं दादागिरी चलते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा अगर चल रहा है तो इसको हम आंशिक ओलिगोपोली मार्केट या फिर पार्शियल ओलिगोपोली मार्केट कह देंगे। ठीक। फुल ओलिगोपोली मार्केट क्या होगा? जिसमें सभी कंपनी अपने हिसाब से काम करते हुए देखने को मिलेंगी। देयर आर फ्यू फर्म्स बट ऑल द फर्म्स आर इंडिपेंडेंट। सभी की सभी फर्म्स इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से वो काम करती हैं, है ना। वो दूसरे कंपनी पर निर्भर नहीं करती। जैसे ऑटो सेक्टर देखें तो मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों के कितने दाम घटा बढ़ा रहा है या टोयोटा कितने दाम घटा बढ़ा रहा है, उनके एक दूसरे की सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस को है करते रहते, सो दे डू देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देम। ठीक। अगला है परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट। परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट में आपको होमोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट, एक समान एक समरूप तरीके के या सजाती तरीके के प्रोडक्ट आपको बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे खनिज पदार्थों में अगर बात करें, एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है ना, कॉपर है, इस तरीके के प्रोडक्ट देखें तो एक तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें फ्यू फर्म्स होंगी। तो ये तो होगा परफेक्ट जो है ओलिगोपोली मार्केट। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होगा? आपको हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ऑटो सेक्टर में आपको 10 लाख की रेंज में कई गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, टोयोटा की भी, महिंद्रा की भी, मारुति सुजुकी की भी, लेकिन सबके फीचर्स, सबकी क्वालिटी आपकी अलग होगी। बिल्कुल सेम सब्सिट्यूट नहीं होगा, क्लोज सब्सिट्यूट आपको देखने को मिलेगा। सिंडिकेटेड वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली मार्केट, ये तो हमने डिस्कस किया था। सिंडिकेटेड मतलब गुटबाजी कर लीजिए, कुछ कंपनियां आपस में मिलकर गुटबाजी कर लें और अपना एक कार्टेल बना लें और वो फिर प्राइस वगैरह डिसाइड करें, आउटपुट डिसाइड करें कितना होगा। तो इसको हम सिंडिकेटेड ओलिगोपोली मार्केट कह देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली मार्केट में क्या होगा? सभी लोग मिलकर एक संगठन, है ना, एक संगठन जो है इंडस्ट्री के लिए बन जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और वो जो संगठन है फ्यू इंडस्ट्रीज का मिलकर, वो डिसाइड करेगा आउटपुट कितना होगा, उत्पादन कितना होगा। तो अगर प्रॉपर संगठन एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली मार्केट कहेंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो कि वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, पीसी में आई थिंक नहीं हो सकता, एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा, बिकॉज देयर इज नॉट अ वेबसाइट, है ना। तो वेबसाइट नहीं तो आई थिंक पीसी पर नहीं चल सकता। बाकी एक बार संदीप सर से आप एक बार बात कर लीजिएगा, सो ही विल इन्फॉर्म यू इन अ बेटर वे। ठीक है, जहाँ तक है नहीं चल सकता, है ना, अभी फिलहाल पीसी में नहीं है। आप एप्लीकेशन पर ही इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला था कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव। कोलिजिव में आपस में कंपनियों के बीच में अच्छा भाईचारा रहेगा, कंपनियां आपस में ज़्यादा कंपटीशन करने से अच्छा आपस में मिलजुल कर प्राइस को डिसाइड कर लेंगे, आउटपुट डिसाइड कर लेंगे और मिलजुल कर काम करेंगी। तो कोलिजिव मतलब एक दूसरे से अच्छे संबंध है और अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे। नॉन कोलिजिव में मिलकर काम नहीं करेंगी, सब अपने अपने मनमानी तरीके से काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था ओलिगोपोली मार्केट के डिफरेंसेस, अलग अलग अंतर जो हमने फिलहाल देखे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं
ओपन वर्सेस क्लोज, ये तो सारे हमने देख लिए, ये हमने सारे डिफरेंसेस देख लिए। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट कर्व, इसको पॉल ए स्वीजी ने इस कर्व को दिया था, है ना, क्योंकि हम डिमांड कर्व को यहाँ पर ट्रेस नहीं कर सकते, तो इस तरीके का यहाँ पर कर्व आपको देखने को मिलता है ना। कल मैंने एक पॉइंट यहाँ पर शायद ई इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 बता दिया था, वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 देखने को मिलेगा, मतलब अधिक लोचदार मांग भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर यूनिट इलास्टिसिटी भी हो सकती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। कल शायद मैंने 0 लिख दिया था, 0 नहीं होता यार, 0 में तो वर्टिकल होगा, यहाँ 1 होगा। और फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिरती हुई देखने को मिलेगी, ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो इस तरीके के कर्व को हम किंट कर्व कहते हैं, KNIKT, निक्ड कर्व कहते हैं, निक्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली मार्केट। तो जिसमें क्या होगा, पहले अधिक लोचदार मांग होगी, फिर आपको कम लोचदार मांग का केस देखने को मिलता है। तो ये कर्व आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का यहाँ पर शेप होता है, इसको स्वीजी मॉडल कहते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्वीजी ने इस कंसेप्ट को दिया था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स ओलिगोपसोनी मार्केट। ओलिगोपसोनी मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जिसमें केवल कुछ खरीदार होंगे, कुछ क्रेता होंगे, और वो बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े संख्या से लोगों से सामान खरीद रहे होंगे। मतलब जो सेलर्स हैं उसमें फ्यू बायर्स, कुछ ही बायर्स आपके पास देखने को मिलेंगे और बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे। जैसे वॉलमार्ट है, रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स है, ये सब क्या करते हैं, बहुत बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं एक साथ, और वो जो बेचने वाला है, सेलर है, फर्म है, उस पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करके प्राइस भी कम करा लेते हैं। तो ये केस होता है, इसको हम अल्प क्रेता अधिकार बाजार कहते हैं, जिसमें थोड़े क्रेता आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगला है मोनोपसोनी मार्केट। मोनोपसोनी मार्केट में एक क्रेता अधिकार, एक ही कंपनी होगी, एक ही फर्म होगी जो सारे के सारे प्रोडक्ट खरीद लेगी, मतलब एक ही बायर है, मेनी सेलर्स, कई लोग बेचने वाले, खरीदने वाले एक बंदा। जैसे किसी एरिया में जो शुगर मिल है, चीनी का कारखाना है, तो शुगर मिल वाली कंपनी क्या करती है, आसपास बहुत सारे किसान होते हैं गाँव में, वो सभी अपनी फसल बेच रहे होते हैं, उन सभी फसलों को अकेला वो खरीद लेता है। ऐसी अगर आप देखें कोई चिप्स की कोई कंपनी है, उसने आसपास गांव में खेतों में जो है किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो सारा का सारा आलू खुद ही खरीद ले रहा है ना। तो इस तरीके का केस जो आपको देखने को मिलता है, इसको हम एक विक्रेता बाजार या फिर मोनोपसोनी मार्केट कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है, गेहूं की खरीदारी, चीनी की खरीदारी, इस तरह का कारखाना। चलिए, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं ये इन तीनों मार्केट में पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अंतर हो सकता है आपको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस अंतर विजिबल है, ठीक है। नहीं विजिबल है तो आपको जो PDF मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आज, तो ये भी आपको अंतर जो है देखने को मिलेगा आराम से, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं, उन फीचर्स, उन डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप सब पढ़ चुके हैं ये, बस उसी को एक साथ तरीके से मेंशन किया हुआ है। चलिए, सबसे पहले बात है यहाँ पर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोली एकाधिकार बाजार और मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। कितने लोग बेचने वाले, कितने खरीदने वाले, उसकी यहाँ पर बात है। पहले परफेक्ट कंपटीशन में न्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बहुत सारे लोग बेचने वाले, मेनी सेलर्स, मेनी बायर्स। मोनोपोली में केवल एक आपको बेचने वाला देखने को मिलेगा, सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज बायर और सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक समान तरीके की वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। आलू अगर मेरे को खरीदना है तो 36 लोग आलू बेचने के लिए जो है खड़े हैं मार्केट में, और वहां मैं किसी से खरीद सकता हूं। तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, मतलब सभी सजाती तरीके के उत्पाद बेचते हुए देखने को मिलेंगे। मोनोपोली में एक ही बंदा है, तो यूनिक प्रोडक्ट होगा, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसको आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। और मोनोपोलिस्टिक में आपको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना। डिफरेंशिएटेड अलग प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे टूथपेस्ट अगर मेरे को करना है तो मैं कोलगेट का भी टूथपेस्ट कर सकता हूँ, पेप्सोडेंट का भी कर सकता हूँ, डाबर का भी कर सकता हूँ, पतंजलि का भी कर सकता हूँ। तो पेस्ट के तो कई सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे पेस्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, सब में टेस्ट, फ्लेवर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सब कुछ अलग अलग है। तो सिमिलर नहीं मिलेगा, डिफरेंशिएटेड मिलेगा, ध्यान रखिएगा किसमें, इसके अंदर, ठीक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कंट्रोल ओवर प्राइस की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। फर्म प्राइस को जो है इंडस्ट्री से लेकर वो डिसाइड करती है। मोनोपोली में फर्म ही प्राइस मेकर होती है, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर
इंडस्ट्री तो डिसाइड करती है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल यहाँ पर जो है इन फर्म का भी होता है। कारण क्या, इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि टूथपेस्ट 200 रुपए तक के रेंज में होना चाहिए, 10 रुपए से 200 रुपए तक की रेंज में, तो मैं अपना प्रोडक्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाकर, थोड़े से फीचर्स बढ़ाकर, थोड़ा सा ज़्यादा दाम में भी बेच सकता हूँ। तो पहले मैं नॉर्मल टूथपेस्ट बेचता था, अब मैं टूथपेस्ट में मेरे नमक आ गया, कोयला आ गया, चारकोल आ गया, तो उस टूथपेस्ट को मैं थोड़ा महंगा भी बेच सकता हूँ। तो थोड़ा कंट्रोल, सम कंट्रोल होता है ओलिगोपोली मार्केट में फर्म के पास प्राइस का। ठीक। मोनोपोली में तो पूरा कंट्रोल होता है प्राइस का। मोनोपोली में जो फर्म है वही प्राइस मेकर, अकेला है बंदा, खुद ही प्राइस डिसाइड कर लेता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री बताती है फर्म को, और फर्म वो उसको फॉलो करती है। चलिए अगला देखते हैं। एंट्री एग्जिट जो है परफेक्ट कंपटीशन में फ्री है, मोनोपोली में बहुत टफ होता है। इसमें भी एंट्री एग्जिट बहुत ही आसान है, इजी है ना, तो इजी एंट्री एंड एग्जिट। प्रॉफिट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट रन में, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। तो कहने का मतलब आसान भाषा में कहूं तो यहां पर आपको जनरली नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। मोनोपोली में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक। और यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट है ना। तो मोनोपोली में आपको ध्यान रखिएगा सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि आप यहां पर अकेले हैं, तो आप बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, तो सुपर प्रॉफिट का भी केस यहां बनता है। मार्केट की नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में ग्राहक को पूरी नॉलेज होती है प्रोडक्ट की, मोनोपोली में भी कंप्लीट नॉलेज होती है, बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर पूरी नॉलेज नहीं होती है ना। दुनिया भर के टूथपेस्ट अवेलेबल है, मेरे को 3 4 5 टूथपेस्ट के बारे में पता, बाकी टूथपेस्ट के बारे में नहीं पता। ओके, सो इट क्लियरली शोज दैट कि ये आपको देखने को केस देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला है AR कर्व्स, है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व्स। यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक का केस आपको देखने को मिलता है, तो इसमें जो है कर्व लाइन पैरेलल होती है। इसमें फेयरली मोर इलास्टिक, इसमें थोड़ा सा फ्लैटर आपको कर्व देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्टीपर कर्व, ये थोड़ा सा इन इलास्टिक होता है, तो नीचे की तरफ कर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक। क्वांटिटी की बात करें तो बहुत लार्ज क्वांटिटी है। यहाँ पर मोनोपोली के अंदर क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम होती है, यहाँ पर सब्सटेंशियल होती, ऑलमोस्ट ठीक होती। प्राइस अगर बात करें यूनिफॉर्म से लो हो सकता है, यहाँ हाई प्राइस हो सकता है, यहाँ मॉडरेट एंड वेरिड हो सकता है। तो वही सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखा है। चलिए उन्हीं डिफरेंसेस में से जो और कुछ डिफरेंसेस हैं इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ पर एक शॉर्टलिस्ट करके ये एक डिफरेंस यहाँ पर बनाया गया है, इसको भी एक बार देख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यस, फॉर्म ऑफ मार्केट की बात करें तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट है। ये यहाँ पर अंतर है कुछ बेसिस पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे नंबर ऑफ फर्म्स, अभी आपने बात किया परफेक्ट कंपटीशन में बहुत लोग खरीदने वाले, बहुत लोग बेचने वाले, मोनोपोली में एक बंदा रहेगा। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स, कुछ कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी, तो कम फर्म्स होती हैं। नेचर अगर बात करें प्रोडक्ट का, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक सजाती तरीके, एक तरीके के उत्पाद। मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, उसके बदले में कुछ और। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। और ओलिगोपोली में हमने पढ़ा होमोजीनियस भी बिकता है और हेट्रोजीनियस भी बिकता है, तो अलग अलग डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए तो परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट होती है, मोनोपोली में स्मॉल होता है, इसमें होता मोनोपोलिस्टिक में लार्जर देन वन। तो मैं लिख देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, यहाँ पर लार्ज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन। और ओलिगोपोली में हमने पढ़ा ग्राफ बन ही नहीं सकता, तो इसमें ये किंग निक्ट वाला, है ना, किंक्ट वाला जो है ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जो पॉल सुइजी ने दिया था, तो ऐसा ग्राफ मिलता है जिसमें ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, और ये तीनों केस होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, प्राइस की कंट्रोल की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, मोनोपोली में पूरा कंट्रोल होता है फर्म के पास, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा, और ओलिगोपोली में भी थोड़ा। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं। एक बार इन सभी डिफरेंसेस को देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए, फिर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, देखता हूं आपको कितनी बातें समझ में आई हैं अभी तक।
चलिए इतना लिख लिया सभी ने, ओके। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट दोस क्वेश्चंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर्स वगैरह बताइएगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चंस इन द बेटर वे। ठीक है, क्वेश्चन बाईलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर। आप लोगों की दिली इच्छा थी क्वेश्चंस करने की, सो हियर आर द क्वेश्चंस, ओके, अटेम्प्ट दिस वन। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, इन द टेबल बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। इस टेबल जो आपको टेबल दे रखी है, जिसमें आपके पास एक तरफ प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, तो आपसे पूछा गया है संतुलन जो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है किस पॉइंट पर होगा, कौन सा ऐसा बिंदु है जो संतुलन बिंदु को दर्शाएगा। ठीक है, क्या बता सकते हैं आंसर, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, बिकॉज दैट विल बी नॉट इन द पीडीएफ। ठीक है, तो केवल आपके पास क्वेश्चंस ही आएंगे, सो दैट आप दोबारा रिवाइज करें तो आप आराम से इसको रिवीजन कर सकें, नहीं तो आंसर देखेंगे तुरंत आपको आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं, समझते हैं। पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन बिंदु क्या होता है, संतुलन मार्केट प्राइस क्या होता है। तो आपको एक कंडीशन पता है फ्रेंड्स, कि मार्केट में, बाजार में संतुलन की स्थिति क्या होती है, जब बाजार में डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। जब बाजार में मांग और आपूर्ति बराबर होती है, डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, इसको हम संतुलन की कंडीशन कहते हैं, और इस पर जो प्राइस होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्राइस 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर डिमांड आपकी है 1000 यूनिट, 900, 800, 700, 600, 500, और यहाँ पर आपकी सप्लाई है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि जैसे ही टेबल देखिए तुरंत क्वेश्चन पर टूट पड़े, अच्छा सर 700 यहाँ पर डिमांड दिख गया, 700 यहाँ पर सप्लाई दिख गई, और सीधे यहाँ पर 4 रुपए आंसर टिक करके चले आए। अगर ऐसा करेंगे तो फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इन क्वेश्चंस को कराने का कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ये नहीं कि आप सीधे आंसर रट लो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आपकी जो टेबल है वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए आपको देखने को मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड जो है बाजार में आपको गिरती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये टेबल के अंदर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। प्राइस 1 था तो डिमांड थी 1000, प्राइस 2 हुआ तो कम हो गई, प्राइस 3 हुआ तो कम हो गई, प्राइस 4 हुआ और कम हो गई, प्राइस 5 हुआ और कम हो गई। ठीक है, तो आपकी जो डिमांड की टेबल है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रही है, मांग के नियम को पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है, तो पहली टेबल सही है। दूसरी टेबल चेक करते हैं। दूसरी टेबल में क्या है, सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, किसी चीज का प्राइस बढ़ने पर उसकी सप्लाई जो है बाजार में बढ़ा दी जाती है। तो प्राइस 1 था, सप्लाई 400 थी, प्राइस 2 था, सप्लाई 500 हो गई, प्राइस 3 है, सप्लाई 600 हो गई। ठीक है, सप्लाई आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब ये नियम हमारे दोनों ओके है, मतलब टेबल सही है। अब हम आंसर दे सकते हैं। तो डिमांड सप्लाई जिस प्राइस पर, जिस पॉइंट पर बराबर दिख रही हो, यहाँ पर 700 डिमांड है, 700 सप्लाई है, मतलब डिमांड बराबर सप्लाई है, और जिस प्राइस पर होगी वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर मान लेते यही क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको इसके बाद आपको ऐसा अगर दिया होता, अगर मान लेते आपको दिया होता कि 700 के बाद डिमांड 1600 हो गई, 1500 हो गई, 1400 हो गई, या मान लेते 2300 हो गए, ऐसा कुछ दिया होता, तो ये टेबल गलत हो जाती है। और इस केस में मान लेते हैं आपको एक और आंसर दे देता जिसका आंसर होता CND, कैन नॉट डिटरमाइन, तो उस केस में आप आंसर टिक करते कैन नॉट डिटरमाइन, की नहीं निकाला जा सकता या इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमेशा आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हुए देखना है। अगर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर दिक्कत है, फिर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ कि इनमें से कोई नहीं, तब तो फिर आप 4 टिक करके आएंगे, वो बात अलग है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। क्वेश्चन ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो वही सेम टेबल हिंदी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जब मैं PDF दूंगा उसकी इंग्लिश हिंदी दोनों आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए, अटेम्प्ट दिस वन, क्विकली सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ये।
पढ़िए इसको, जवाब दीजिए क्या होगा। अटेम्प्ट दिस वन। चलिए, अभी तक जवाब नहीं आया, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए कोई नहीं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट्स अटेम्प्ट दिस वन। क्वेश्चन है, एज्यूम दैट व्हेन द प्राइस इज 20 the quantity demanded is 9 unit, and when the price is 19 the quantity demanded is 10 unit. Based on these information, what will be the marginal revenue resulting from increase in the output from 9 to 10 units? मान ले जब मूल्य 20 है तो मांग 9 यूनिट की है, जब मूल्य 19 है तो मांग 10 यूनिट की। सूचना के आधार पर 9 से 10 यूनिट तक उत्पादन की वृद्धि में सीमांत आय, सीमांत आगमन क्या होगा, सीमांत आगम क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्राइस कितना है, यहाँ पर प्राइस हमारे पास कितना है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान से देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस आपको दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस दे रखा और डिमांड दे रखी है ना, डिमांड दे रखी है ना, क्वांटिटी या डिमांड मैं लिख दूं, बात एक ही है। तो जब 20 रुपए प्राइस है तो डिमांड है 9 यूनिट की, ठीक, और जब प्राइस 19 रुपए है तो डिमांड है कितनी, 10 यूनिट की। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मार्जिनल रेवेन्यू, आपको सीमांत जो है आगमन, सीमांत आगम या फिर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपको चाहिए कि कितना होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने से पहले आपको टोटल रेवेन्यू पता होना चाहिए, है ना। आपको क्या पता होना चाहिए भाई, आपको टोटल रेवेन्यू पता होना चाहिए। अगर मेरे को टोटल रेवेन्यू पता हो जाए, अगर मेरे को टोटल रेवेन्यू पता हो जाए, अगर मेरे को टोटल रेवेन्यू पता हो जाए तो मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिए, पहले बोर्ड पर देखिए, टोटल रेवेन्यू पता हो जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकता हूं। ये प्राइस दे रखा है, डिमांड दे रखा है, इसमें मेरे से मार्जिनल डिमांड नहीं पूछा है क्वेश्चन में, मेरे से रेवेन्यू पूछा है। तो रेवेन्यू मेरे को निकालना है। रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू मतलब असल में मेरी कमाई कितनी हुई। तो रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपका प्राइस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी आप बेच रहे हैं। तो देखिए प्राइस कितना है 20, कितनी डिमांड है उसकी 9, तो क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं 9, तो इसका टोटल रेवेन्यू, इससे हमारी टोटल कमाई कितनी होगी, टोटल पैसा हमारी जेब में कितना आएगा, 180 रुपए आएगा। और यहाँ पर देखिए 19 रुपए प्राइस है, 10 यूनिट हम सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितने रुपए आएंगे हमारे पास, 190 रुपए आएंगे। तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है, जब 20 रुपए में 9 की डिमांड थी, जब 20 रुपए में 9 यूनिट बेच रहे थे तो 180 रुपए का रेवेन्यू आया, और जब 19 रुपए में 10 यूनिट बेच रहे थे तो 190 रुपए का रेवेन्यू आया। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। मार्जिन हमें देखना पड़ेगा हमने कितना कमाया। तो मार्जिन निकालना तो मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको जो नया रेवेन्यू आया है उसको पुराने रेवेन्यू में से घटा दीजिए। नया रेवेन्यू कितना है, 190 रुपए, पुराना रेवेन्यू कितना है, 180 रुपए, तो नया रेवेन्यू का क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू 10। तो 9 से 10 यूनिट पर पहुंचने पर, जब 9 से 10 यूनिट हो रही है तो उसमें हमारा रेवेन्यू 180 से 90 हो रहा, मतलब हमारा रेवेन्यू 10 बढ़ रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 10। शायद नहीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, वो 10 हो गया है, और 10 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था, मार्जिनल डिमांड नहीं पूछा था। मैंने आपको टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इन सबके कंसेप्ट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो मैंने तो आपको बड़ी बड़ी टेबल दिखाई थी, उसमें कई सारी कैलकुलेशंस आपको दिखाई थी। वही सारी बातें थ्योरी में स्टेटमेंट में पूछेंगे, उन्हीं सारी बातों को थ्योरी के स्टेटमेंट्स में आपसे पूछा जाएगा।
और अगर आपको कंसेप्ट याद है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो पढ़ के छोड़ के चले आएंगे या गलत करके चले आएंगे। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये सभी को पॉइंट? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? आई होप क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, आ गया समझ में? ठीक है, कुछ नहीं था। आपको पता है रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू यार मतलब मेरे पास टोटल पैसा आया कितना। रेवेन्यू मतलब कुछ नहीं, रेवेन्यू मतलब सेल, आपकी टोटल सेल कितने की हो रही है ना। यहाँ पर क्वांटिटी, ये जो डिमांड है ये असल में आपकी क्वांटिटी दिखा रहा है, आपकी 9 यूनिट की क्वांटिटी है, 9 यूनिट आप बेच रहे हैं किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? चलिए, अगर ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ रही, सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए, दिस वन। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। पिछला अगर समझ में आ गया तो ये गलत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करिए फटाफट, आंसर बताइए। पिछला क्वेश्चन कर लिया है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी टू एवरीवन। सॉल्व करिए फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं एंड द गुड थिंग इज दैट आंसर सही है सभी का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, फिर से पढ़ते हैं। एज्यूम दैट व्हेन द प्राइस इज 20 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 15 यूनिट एंड व्हेन द प्राइस इज 18 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 16 यूनिट। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ द आउटपुट फ्रॉम 15 टू 16 यूनिट। 15 से 16 यूनिट पहुंचने पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? वही बात हिंदी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से मैंने पढ़ के खुद पढ़ाया। अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं सो यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी, अदरवाइज एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट मैंने पढ़ाया है। अगर आपको याद हो तो एक इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI की बुक से मैंने जो है उसके नोट से मैंने चीज़ें आपकी कवर अप कराई, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, डोंट वरी। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको देखने को मिला, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है फ्रेंड्स। हमारे पास प्राइस है, हमारे पास क्या है, डिमांड है या फिर क्वांटिटी है। ठीक, प्राइस जब 20 रुपए था तो डिमांड थी 15 यूनिट की। प्राइस जब 18 हो गया तो डिमांड क्या हो गई, 16 यूनिट की हो गई। ठीक है, तो देखिए प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल फॉलो करता हुआ आपको क्वेश्चन देगा ही वो एग्जाम में। अब हमें चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल रेवेन्यू निकालना बहुत ही आसान है। कितना हो गया, 300 हो गया, और ये 16 इंटू 18 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आई थिंक 288 है ना, ये 288 हो गया आपका। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता, नए रेवेन्यू में से पुराने रेवेन्यू को घटा दीजिए। तो नया रेवेन्यू में से पुराने रेवेन्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा, -12। अब देखिएगा ध्यान से, मार्जिनल रेवेन्यू तो आपका 12 आया, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख के दिखाता, ये लिख के पूछता कि मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा है घटा है, तब भी आप आंसर दे सकते। मान लेते लिखा होता कि 12 रुपए बढ़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू, 12 रुपए बढ़ा हुआ मार्जिनल रेवेन्यू, और आपको एक ऑप्शन दे देता 12 रुपए घटा हुआ मार्जिनल रेवेन्यू। तो माइनस साइन के साथ आप ध्यान रखिएगा, देखिए माइनस साइन ये दिखा रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा गिर रहा है, और कितने रुपए से गिरा, 12 रुपए से। तो यहां पर तो हम आंसर 12 है, चूंकि यहां पर प्लस माइनस या बढ़ा है घटा है ऐसा कुछ नहीं पूछा है। बट अगर ऐसा पॉइंट ना दिया होता एग्जाम में तो हम क्या करते, हम वहां पर माइनस साइन का भी ध्यान रखते। क्या पता आपसे वो 12 यूनिट तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपका मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा या घटा है
तो वो कैसे निकलेगा? तो ऐसा मत करिएगा कि 300 में से 288 घटा दे सर, प्लस 12 आना चाहिए। नहीं, आपका कंसेप्ट यही है, आपका जो नया रेवेन्यू है उसमें से पुराना रेवेन्यू घटाने पर ही आपका मार्जिन आता है। कभी मार्जिन ऐसा नहीं होगा पुराने वाले में से नया घटा दे, नहीं, नए वाले में से पुराना घटाएंगे। अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो मतलब आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, मतलब आपका मार्जिनल प्रॉफिट नहीं, मतलब आपका मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर वो कम हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स योर मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, वो क्या है, घटा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, बहुत अच्छा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। Try to solve this one. Suppose a firm is producing a level of production such that the marginal revenue is greater than the marginal cost. What should be the firm do to the maximize its profit? मान ले एक फर्म उसके स्तर का उत्पादन कर रही है जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू, उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा है। फर्म को अपने लाभों को अधिक करने के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग लगाइए, क्या होगा आंसर? ऑप्शन है द फर्म शुड डू नथिंग, फर्म को कुछ नहीं करना चाहिए। द फर्म शुड हायर लेस लेबर, उसको लेस लेबर हायर करने चाहिए। द फर्म शुड इंक्रीज द प्राइस, फर्म को प्राइस बढ़ा देना चाहिए। द फर्म शुड इंक्रीज आउटपुट, फर्म को उत्पादन बढ़ा देना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट। मैं आपको लॉजिक के साथ इसके आंसर बताता हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता है। जब मार्केट में आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं तो जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। कॉस्ट क्या होती है आपकी? मार्जिन लागत। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपकी लागत कितनी लगी, और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब आपके पास जो है कितना पैसा आ रहा है ना। तो जब ये तो केस होता है हमारा इक्विलिब्रियम का, ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पर जनरली मार्केट बना रहना चाहता है, मार्केट जिस पर प्राइस को बेचना चाहता है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक, अगर मान लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम है। देखिए, अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम ज़्यादा मार्जिन पर काम कर रहे हैं और हमारी लागत कम आ रही है। हमारी लागत क्या आ रही है? कम आ रही है। अब देखो बेटा, जब हमारी लागत कम आ रही है, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो ऐसे केस में अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना हो तो हम क्या करें? देखिए, क्या हम प्राइस बढ़ा दें? नहीं, प्राइस बढ़ाने से हो सकता है कस्टमर भाग जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ाने पर डिमांड गिर जाती है। और अगर हम प्राइस वाले लेवल पर खेलेंगे, प्राइस अगर बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड गिर जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। बिकॉज हम अच्छे रेवेन्यू पर काम कर रहे हैं और मार्जिन हमारा कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम अपना ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेच सकते हैं। जैसे अपने पास अभी 500 किलो आलू भरा पड़ा है और हम आलू को आराम से 70 रुपये किलो बेच रहे हैं, 70 रुपये किलो आराम से बेच रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास चूंकि पहले 200 किलो ही आलू बाजार में निकाल रहे थे, अब हम पूरे 500 किलो मार्जिन आलू जो है बाजार में निकाल सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट हमारी ठीक चल रही है, तो ऐसे केस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाकर, सप्लाई को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट जो है बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक तो केस ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन, एक केस और यहां समझ लीजिए, अगर मार्जिनल रेवेन्यू आपकी कम है मार्जिनल कॉस्ट से, आपका रेवेन्यू कम आ रहा है लेकिन आपकी लागत ज़्यादा आ रही है, अगर ये वाला केस क्वेश्चन में इसी पूछ लिया होता, तो मार्जिनल कॉस्ट अब हमको कम करनी है, अब हमारी लागत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से हमारा मुनाफा नहीं बन पा रहा है, हमारा रेवेन्यू नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? जब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकें। याद करिए, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकें? वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, आपका लेबर वगैरह आ जाता है। आप अपने लेबर को कम कर दीजिए, आप कच्चा माल कम मंगाइए, रॉ मटेरियल की कम कर दीजिए। इस तरीके के खर्चों को हम रिड्यूस करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि फिक्स्ड जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कैपिटल है, उसको तो हम घटा नहीं सकते। जो आपका वेरिएबल कैपिटल है उसके खर्चे को आप कम करिए, उसके खर्चे को कम करके तब हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ये वाला केस पूछा होता तो हम क्या करते, फर्म को कम श्रम लागत लगाना चाहिए, उसको कम लेबर खरीदना चाहिए। कम लेबर लगाएंगे तो क्या होगा, मार्जिन कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, और मार्जिन कॉस्ट कम होगी तो धीरे धीरे फिर से यहाँ पर बराबर की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ दे रखा है मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो फर्म को प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, द फर्म शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन। फर्म को क्या करना चाहिए, उत्पादन बढ़ा के काम करना चाहिए, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन। और ये तो आपका नॉर्मल केस है, इसमें तो डिमांड सप्लाई बराबर, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये क्या है, ये तो संतुलन की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये है संतुलन की स्थिति। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, संतुलन की स्थिति, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आई थिंक ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा बीच बीच में, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके ओके, सो दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार ये तो आसान सा है, इसको बिल्कुल बता सकते हो आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए इनमें से कोई एक अनिवार्य शर्त नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा कौन सी शर्त है, पूछा है नहीं है। प्योर कंपटीशन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ही आसान है। बताइए इसका आंसर क्या होगा यार, ये तो बता दो। इसका तो आंसर आप सभी बता सकते हो बिल्कुल। एनीवन क्विकली? चलिए अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं, बहुत अच्छा, गुड वन। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी मैंडेटरी कंडीशन है, चलिए, बड़ी मात्रा में क्रेता एंड विक्रेता, लार्ज बायर एंड सेलर्स। बहुत अच्छा, ये तो कंडीशन है ना कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बहुत सारे लोग बेचने वाले उपलब्ध होते हैं, ये तो एक कंडीशन है, बिल्कुल है, मैंडेटरी है। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल आपको एक समरूप वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी बाजार में। टमाटर है तो टमाटर बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, आलू है तो आलू बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, मतलब कंप्लीट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, पूर्ण प्रतिस्थापन का कंडीशन आपके पास रहेगा, तो ये तो बिल्कुल है। फ्रीडम ऑफ एंट्री, यस, एंट्री एग्जिट इज वेरी इजी, अब इस बाजार में आना जाना बहुत ही आसान है। लेकिन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लागत आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हालांकि बहुत कम होती है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है परफेक्ट या प्योर कंपटीशन की। तो प्योर कंपटीशन की ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एब्सेंट है, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, नहीं, वी वांट नॉट, नहीं है ना, तो नहीं चाहिए था, इसलिए आंसर सही। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। What is the shape of the demand curve faced by the firm under the perfect competition? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, इनमें से डिमांड कर्व का कौन सा शेप देखने को मिलता है? Which of the following type of shape will have within the perfect competition? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कौन सा आपको शेप देखने को मिलेगा? Which type of shape will have? कौन सा शेप आपको देखने को मिलेगा? Which type of shape will have?
चलिए पढ़ते हैं। आपको पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर परफेक्टली इलास्टिक का केस होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है। थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है यहाँ पर। तो आप कितनी भी सप्लाई बढ़ाते रहिए, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पर क्वांटिटी की अगर बात करें तो हर प्राइस पर जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कर्व आपको देखने को मिलेगा, एक क्षैतिज कर्व देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तो अब आपको मैंने सभी मार्केट के केस में बता रखा है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो ऐसा बनेगा। इसके अलावा मोनोपोली कंपटीशन है तो इसमें आपको इस तरीके का कर्व देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके का कर्व मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। ये आपका किसके केस में देखने को मिलेगा, मोनोपोली के केस में देखने को मिलेगा। मोनोपोली के केस में देखने को मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक के केस में क्या देखने को मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार प्रतियोगिता के केस में क्या देखने को मिलेगा, अधिक लोचदार। तो यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल कर्व देखने को मिलेगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। अधिक लोचदार है ना, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हो जाता है फ्लैटर कर्व, यहाँ पर हो जाता है फ्लैटर कर्व। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कर्व बताए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच वाले। तो यहाँ सब हमने पढ़ा था। यहाँ हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया, यहाँ फ्लैटर कर्व हो गया, यहाँ पर स्टीपर कर्व होगा, यहाँ पर स्टीपर कर्व होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, बेलोचदार मांग है, तो क्या होता है, वर्टिकल कर्व होता है, जब ईडी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये तो वही कंसेप्ट है, ठीक। ओके, तो चलिए ये सारी बातें हम सभी को समझ में आ गई हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज गुड क्वेश्चन। बताइए, इतने सारे ग्राफ आपको मैंने दिखाए हैं, इतने सारे आपको ग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, आप इस कंडीशन को बिल्कुल बता सकते हैं सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर्म अंडर टू बी द मैक्सिमम, है ना। मैंने आपको बताया था, चलिए काफ़ी लोगों ने सही बताया। मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, एमसी बराबर एमआर। अभी हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अगर बराबर है तो ये सबसे अधिकतम लाभ होने की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और ये कंडीशन यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। और यही हमारी इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के। ये आपकी जो है डिमांड वाली लाइन है, ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है ना। और ये आपकी कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन है। तो मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट पर बराबर होंगे उसी पॉइंट पर जो हम प्राइस है वो प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल प्राइस जब वहाँ पर हम बिकता है, इसके ऊपर वाला जो प्राइस है, इसी प्राइस पर हम प्रोडक्ट को अपने बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नीचे से कट करना चाहिए। दो केस था, एक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, एक ये इस मार्जिनल रेवेन्यू को जो मार्जिनल कॉस्ट वाली लाइन है वो नीचे से बिलो से कट करनी चाहिए। यही आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और यही वहां पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। ओके, गुड क्वेश्चन। पढ़िए, पढ़िए, दिमाग दौड़ाइए, पढ़िए, दिमाग दौड़ाइए और कॉपी में ग्राफ बना के कोशिश करिए जवाब दीजिएगा। चलिए मैं हिंट देता हूं आपको, इसको कॉपी में ग्राफ बना के इसका आपको सही जवाब मिल पाएगा। हवा में तीर मत मारिएगा, कॉपी में ग्राफ बना के तब इसको समझने की कोशिश करिए। जो बोला है वो ग्राफ बनाइए और करने की कोशिश करिए इसको।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छा रहा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस। आपको डिमांड थोड़ी सी घटती हुई और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको देखने को मिले। हिंदी में इसी को पढ़ते हैं। आपूर्ति अगर मांग की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ती है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आपूर्ति जो सप्लाई है वो बढ़ती है अधिक जो है डिमांड की तुलना में, तो आपूर्ति जो है मांग की तुलना में अधिक बढ़ती है। ठीक है, अधिक बढ़ती है, तो ये यहां पर केस पूछा गया। तो आपूर्ति क्या है, बढ़ रही है अधिक मांग की तुलना में। व्हेन द सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन द डिमांड कॉजेस, इन द डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस, मतलब सप्लाई आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ी है। तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए इसके लिए हम अपना ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बढ़ा है, आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है डिमांड की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ी है। तो ये केस हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी जो सप्लाई है, आपकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा बड़ी है कंपेरेटिवली टू द डिमांड। डिमांड उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी है जितनी ज़्यादा तेज़ी से आपकी सप्लाई बढ़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब आपको पता है डिमांड सप्लाई का केस क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ये आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी जा रही। ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपकी डिमांड हो गई। डिमांड नेगेटिव स्लोप होता है, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक, ये बात बेसिक हमको याद रहेगी। ठीक, चलिए ये हमारा प्राइस पॉइंट है। सो लेट्स सपोज दिस वन इज अ प्राइस लाइन, क्वांटिटी क्यू है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई को हमें बढ़ाना है। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन हमें बढ़ाना, तो सप्लाई लाइन बढ़ाना तो राइट साइड सप्लाई लाइन बढ़ेगी। देखिए सप्लाई क्या है, ज़्यादा बढ़ी है। सप्लाई क्या है, ज़्यादा बढ़ी है। डिमांड भी बढ़ा है, लेकिन डिमांड कब बढ़ा है, ये आपकी डिमांड लाइन है। डिमांड भी बढ़ी है लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। डिमांड क्या है, कम बढ़ी है ना। डिमांड को मैं फिर से ड्रॉ कर दूं, डिमांड जो है आपकी थोड़ी आपकी बढ़ी है। डिमांड आपकी थोड़ी बढ़ी है। डिमांड क्या हुई है, डी से D1, डिमांड थोड़ी बढ़ी है और सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है। देखिए सप्लाई जो है ज़्यादा बढ़ी हुई आपको देखने को मिली, ज़्यादा बढ़ी है। ठीक, और डिमांड आपकी कम बढ़ी है। तो पूछा जा रहा है ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको नया संतुलन बिंदु कहाँ देखने को मिलेगा। तो डिमांड सप्लाई लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती वही हमारा संतुलन बिंदु होता है। ठीक, ये बात हमें पता है। अब चलिए देखते हैं। तो संतुलन बिंदु यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी जो है, इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ जा रही है, इधर जाओगे तो आप बढ़ती है, तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। लेकिन प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या हो गया, घट गया। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो घट गया है। दो केस आपको देखने को मिला। क्या केस देखने को मिला फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, जो संतुलन कीमत है वो गिर जा रही है, और जो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो बढ़ जा रही है। तो हमें क्या आंसर देखने को मिला, प्राइस जो है बढ़ जा रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी, सॉरी प्राइस बढ़ा नहीं, प्राइस क्या है, घट रहा है। प्राइस आपका घट रहा है, P से P1 हो गया, प्राइस घट रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है। ये हमें मिल रहा है आंसर। अब इसी चीज को अपने आंसर में खोजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया था उसने क्या कहा था कि भाई सप्लाई और डिमांड दोनों जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रही, तो इसमें सप्लाई ज़्यादा बढ़ी थी, डिमांड उसकी तुलना में कम बढ़ी थी। तो सप्लाई मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, डिमांड कम बढ़ा दी। अब इसका बोर्ड में आंसर खोजते हैं। चलिए, तो इसमें आंसर दे रखा है एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस बट एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो है ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, ओवरऑल प्राइस तो डिक्रीज होगा, प्राइस जो डिक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज करेगा इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वाह, ये तो जो हमने बताया है, जो हमने बढ़ाया है, वही चीज दिखा रहा है कि ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस तो ओवरऑल गिर जाएगा। इन्होंने क्या बताया, प्राइस तो गिर जाएगा और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अभी हम अपने ग्राफ में हमने